12वीं शताब्दी का वो खूनी और उथल पुथल भरा दौर, मतलब हवा को चीरती हुई अफगानी तलवारों की खनक और गजनी के महलों की अंधेरी कोठरियों में गूंजते षड्यंत्र। हाँ बिल्कुल। और इतिहास की किताबों में अक्सर ना हमें युद्धों और तारीखों की एक बहुत ही सपाट सी एक तरफा कहानी मिलती है। सही कहा। लेकिन आज हमारे सामने मौजूद इन शोध पत्रों और सदियों पुराने सिक्कों के ढेर को देखने के बाद वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी नजर आती है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा का विषय कोई साधारण विजेता नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज इस ऐतिहासिक धुंध को हटाकर हम उस अफगान सेनापति की परछाइयों में उतर रहे हैं जिसने भारत में एक स्थायी इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी। 1149 से 1206 ईस्वी के बीच का वो कालखंड, और वो नाम है मोहम्मद गौरी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। इन दस्तावेजों के जरिए हमें उस बारीक और खतरनाक रेखा को समझना है जो एक आक्रामक लुटेरा और एक बेहद चतुर साम्राज्य निर्माता के बीच होती है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि इतिहास की किताबों में जो सीधा साधा आख्यान मिलता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। मतलब ये किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के प्लॉट से कम नहीं है। एकदम सही तुलना की। ये एक ऐसी राजनीतिक बिसात है जिस पर हर मोहरा इंसान के खून से रंगा है। मोहम्मद गौरी, जिसे अक्सर एक सीधा साधा आक्रामक विजेता माना जाता है, उसकी कहानी महलों के आलीशान कमरों से शुरू नहीं होती। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि उसका बचपन सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि एक कैद खाने की ठंडी और सीलन भरी दीवारों के बीच बीता था। बाप रे, एक कैद खाने में? हाँ, गौरी राजवंश की नींव ही एक भयंकर रक्तपात और अविश्वास पर टिकी थी। उस समय अलाउद्दीन जहानसोज नामक एक शासक हुआ करते थे जिन्हें दुनिया को जलाने वाले के नाम से जाना गया। दुनिया को जलाने वाला नाम से ही कितना खौफ आता है। बिल्कुल। जहानसोज सत्ता के उन्माद और भय से इस कदर ग्रसित थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले तख्तापलट की आशंका में अपने ही 2 सगे भतीजों को बंदी बना लिया। अच्छा, अपने ही भतीजों को? हाँ, और ये 2 भतीजे थे गियासुद्दीन और मोहम्मद गौरी। सत्ता का ये एक ऐसा खौफनाक रूप है जहां खून के रिश्ते और वफादारी की कस्में सब बेमानी हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा बचपन जहां हर सुबह इस डर के साथ हो कि शायद आज जल्लाद दरवाजा खटखटाएगा। सही कहा। इन हालात ने निश्चित रूप से गौरी के मनोविज्ञान को एक बहुत ही स्याह रंग दिया होगा। लेकिन दस्तावेज तो बताते हैं कि 1161 ईस्वी में जहानसोज की मृत्यु के बाद जब उनके बेटे सैफुद्दीन सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया। हाँ, रिहा तो कर दिया, और ये एक शांतिपूर्ण शुरुआत हो सकती थी। लेकिन यहाँ भी कहानी किसी आधुनिक माफिया परिवार की खूनी रंजिश जैसा मोड़ लेती है। माफिया रंजिश? मतलब क्या हुआ था वहाँ? ये शांति बस एक भ्रम थी। सैफुद्दीन का अंत एक ऐसी घटना से हुआ जो ये समझाती है कि उस दौर में सत्ता का अहंकार किस चरम सीमा पर था। अच्छा। स्रोतों में दर्ज एक विवरण के अनुसार एक बार सेल्जूकों से छीने गए कुछ बेहद कीमती और प्रतीकात्मक आभूषणों को सैफुद्दीन ने एक स्थानीय सरदार की पत्नी को पहने हुए देख लिया। वो महज एक गहना नहीं था, वो शासक की प्रतिष्ठा और विजय का प्रतीक था। एक मातहत सरदार के परिवार द्वारा उसे पहनना सीधे तौर पर सुल्तान के अधिकार को चुनौती देना माना गया। तो उसने क्या किया? क्रोध से अंधे होकर सैफुद्दीन ने उस सरदार की निर्मम हत्या कर दी। एक गहने के टुकड़े के कारण इतनी बड़ी हत्या, और मुझे लगता है यही वो बिंदु है जहां से पूरा का पूरा साम्राज्य पलट जाता है। बिल्कुल। अगर हम प्रतिशोध के मनोविज्ञान को समझें तो उस स्थानीय सरदार के परिवार का चुप बैठना नामुमकिन था। सरदार के भाई ने इस अपमान की आग को अपने सीने में जलाए रखा। 1 वर्ष के भीतर ही उसने एक सैन्य अभियान के दौरान घात लगाकर सैफुद्दीन को भाला मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाप रे, मतलब एक झटके में पूरी सत्ता पलट गई। हाँ, ये वो अराजकता थी, वो निरंतर खूनी माहौल था जिससे मोहम्मद गौरी की राजनीतिक और सैन्य मानसिकता को गढ़ा था। उसने उस कम उम्र में ही ये कठोर सत्य सीख लिया था कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। सही बात है। बिना अचूक वफादारी और असीमित शक्ति के राजमुकुट केवल एक मृत्युदंड है। और इसी भारी रक्तपात के बीच
मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई गियासुद्दीन नया शासक बना। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात उभर कर आती है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन धोखे और कत्लेआम के साये में बिताया हो, वो अक्सर किसी पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल, उनका मनोविज्ञान ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी ने सत्ता के लिए अपने भाई से विद्रोह करने के बजाय एक दुर्लभ संयम दिखाया। उसने गियासुद्दीन का वफादार सेनापति बनना स्वीकार किया। ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला था। हाँ, उसने खुद को साम्राज्य विस्तार में झोंक दिया और 1202 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु तक पूरी वफादारी निभाई। ये महज धन की लालसा नहीं थी, ये एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने की भूख थी जहां कोई दूसरा उन्हें कैद ना कर सके। और यही भूख उसे भारत की तरफ ले आई। लेकिन अक्सर जब हम ऐसे ऐतिहासिक आख्यान पढ़ते हैं ना, तो एक अजय सेनापति की छवि बनती है, जैसे गौरी भारत की तरफ बढ़ा और सब कुछ जीतता चला गया, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। बिल्कुल। 1178 ईस्वी के गुजरात अभियान के दस्तावेज एक बिल्कुल अलग ही हकीकत बयान करते हैं। वो कोई अजय नायक नहीं था, वो बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था। ये इतिहास के उन सबसे बड़े भ्रमों में से एक है जिसका टूटना जरूरी है। मोहम्मद गौरी की भारत की शुरुआत एक विजयी रथ पर नहीं, बल्कि एक अपमानजनक हार के साथ हुई थी। तो हुआ क्या था उस अभियान में? 1175 ईस्वी में मुल्तान और ऊच पर आसान विजय के बाद वो अति आत्मविश्वास से भर गया। उसे लगा कि राजपूताना के रास्ते गुजरात पर कब्जा करना आसान होगा। लेकिन जब 1178 ईस्वी में वो माउंट आबू के निकट कसारादा के युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो परिस्थितियां पूरी तरह उसके खिलाफ थीं। रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियों के मुश्किल रास्तों ने उसकी सेना को थका दिया था। और रसद की भी भारी कमी रही होगी। बिल्कुल, रसद की कमी थी और उनके सामने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय और उनकी माता नायकी देवी के नेतृत्व में एक विशाल और पूरी तरह से तैयार राजपूत गठबंधन खड़ा था। युद्ध की रणनीति के नजरिए से देखें तो ये एक आत्मघाती कदम था। थकी हुई अफगान घुड़सवार सेना एक दुर्गम इलाके में ताज़ा और भारी सैन्य बलों से टकरा रही थी। हाँ, परिणाम वही हुआ जो होना था। गौरी की सेना गाजर मूली की तरह काटी गई। उसे खुद अपने कुछ बचे खुचे सैनिकों के साथ जान बचाकर एक बहुत ही लंबी और कष्टदायक वापसी करनी पड़ी। बाप रे। लेकिन यहीं से मोहम्मद गौरी की कूटनीतिक समझ या कह लें प्रैग्मेटिज्म सामने आता है। एक मूर्ख सेनापति होता तो शायद उसी रास्ते से दोबारा हमला करता। लेकिन गौरी ने हार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया। बिल्कुल, यही एक रणनीतिकार की पहचान है। गुजरात की हार ने उसे ये समझा दिया कि भारत के सभेद्य किले को पश्चिमी रास्ते से नहीं भेदा जा सकता। तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। हाँ, उसने तुरंत अपनी दिशा बदली। उसने उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए पंजाब का सुरक्षित और अधिक उपजाऊ मार्ग चुना। उसने 1186 ईस्वी तक लाहौर पर कब्जा कर लिया। और इस एक रणनीतिक बदलाव ने उत्तर भारत और दिल्ली के हृदय तक पहुंचने के दरवाजे खोल दिए। और इसी दरवाजे से होकर हम पहुंचते हैं इतिहास के उस महायुद्ध तक, तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी का वो प्रथम युद्ध जिसने उपमहाद्वीप की हवाओं में खून की गंध खोल दी। तराइन का मैदान एक और मोहम्मद गौरी की अफगान सेना और दूसरी ओर दिल्ली और अजमेर के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान। शोध दस्तावेज बताते हैं कि पहले युद्ध में राजपूतों का फलांक्स यानी हाथियों से सुसज्जित अग्रिम पंक्ति इतनी भयानक थी कि गौरी के घुड़सवार सेना उसके सामने टिकी ही नहीं पाई। बिल्कुल टिक नहीं पाई। 1191 का वो युद्ध राजपूत सैन्य बल की एक निर्विवाद विजय थी। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी के सैन्य गठन को दोनों तरफ से कुचल दिया। मोहम्मद गौरी खुद युद्ध के मैदान में गोविंद ताई के भाले से गंभीर रूप से घायल हुआ। अच्छा, वो घायल भी हुआ था? हाँ, और अगर उसका एक वफादार खिलजी सैनिक उसे घोड़े पर डालकर मैदान से न निकालता तो गौरी का अंत 1191 में ही हो गया होता। पृथ्वीराज चौहान की यह एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन यहाँ से रणनीति और मानसिकता का असली खेल शुरू होता है। ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इस बार गौरी सामने से टकराने नहीं आया था। उसने सीधे युद्ध की जगह छल और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कूटनीति अपनाई। हमारे पास मौजूद सामरिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि गौरी ने इस बार अपनी सेना को 10-10 हजार घुड़सवारों की 4 टुकड़ियों में बांट दिया था। और ये टुकड़ियां पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी। उन्होंने रात के अंधेरे और भोर के धुंधलके का फायदा उठाकर राजपूत शिविरों पर अचानक हमले किए,
जब वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थे। ये तो एकदम मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बिल्कुल। जब राजपूत सेना जवाबी हमला करती तो अफगान घुड़सवार पीछे हटने का नाटक करते, जिसे फेंट रिट्रीट कहते हैं। राजपूत सेना उनके पीछे भागती और अपने मजबूत सैन्य गठन को तोड़ बैठती। मतलब उन्हें थकाकर मारने की रणनीति थी। हाँ, सुबह से लेकर दोपहर तक यही थका देने वाला खेल चलता रहा। जब पृथ्वीराज की सेना पूरी तरह से थक चुकी थी और उनकी कतारें टूट चुकी थीं, तब गौरी ने अपने रिजर्व में रखे 12,000 ताज़ा और भारी हथियारों से लैस घुड़सवारों के साथ अंतिम और निर्णायक हमला कर दिया। और इस बार पृथ्वीराज पराजित हुए और उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। एक सोची समझी सैन्य चाल जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक गहरा घाव जो सदियों तक नहीं भरा। लेकिन इस प्रसंग को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम लोक कथाओं और कुछ कविताओं में लगातार दोहराया जाता है। ये दावा किया जाता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 16 या 17 बार युद्ध हुए, जिनमें हर बार गोरी हारा और पृथ्वीराज ने उसे माफ कर दिया, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से सच नहीं है। तो जब हम इन समकालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों को टटोलते हैं तो वास्तविकता क्या कहती है? समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों और उस काल के किसी भी प्रमाणिक फारसी दस्तावेज में 16 बार युद्ध होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इतिहास में यह एक सामूहिक भ्रम या कलेक्टिव कंफ्यूजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे समझने के लिए हमें 2 सदी पीछे जाना होगा। महमूद गजनवी, जो गोरी से लगभग 200 साल पहले आया था, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अच्छा, मतलब गजनवी के 17 आक्रमणों को गौरी के साथ जोड़ दिया गया? बिल्कुल। समय बीतने के साथ लोक स्मृति में गजनवी के उन 17 आक्रमणों की संख्या मोहम्मद गौरी के आख्यान के साथ घुल-मिल गई। ऐतिहासिक सत्य यही है कि इन दोनों के बीच केवल 2 ही बड़े और निर्णायक युद्ध हुए थे, 1191 का प्रथम और 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध। महमूद गजनवी का जिक्र आते ही इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विरोधाभासी हिस्सा सामने आता है। हाँ, वो तुलना अक्सर होती है। अक्सर आम चर्चाओं में गजनवी और गौरी दोनों को एक ही पड़ले में तौल दिया जाता है। दोनों को महज विदेशी लुटेरा मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों के शासन के तरीकों का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। गजनवी और गौरी में जमीन आसमान का फर्क था। गजनवी का उद्देश्य महज लूटना और संपत्ति इकट्ठा करना था। वो आता था, मंदिरों और नगरों को तबाह करता था और भारी धन संपदा लेकर वापस लौट जाता था। लेकिन गौरी सिर्फ खजाना भरने नहीं आया था। यही अंतर 12वीं सदी के उत्तरार्ध को समझने की कुंजी है। गजनवी धार्मिक रूप से अत्यधिक कट्टर था और उसका नजरिया केवल एक लुटेरे का था। उसने भारत में कोई प्रशासनिक या स्थायी ढांचा नहीं छोड़ा। और गोरी? इसके विपरीत मोहम्मद गोरी कहीं अधिक प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक और राजनीति कुशल था। उसका लक्ष्य एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण करना था। वो जानता था कि एक विजित राष्ट्र पर केवल तलवार के जोर से लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। सही बात है। उसने भारत की राजनीतिक कमजोरियों के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था और स्थानीय जन भावनाओं का भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। और इस राजनीतिक व्यवहारिकता का, इस प्रैग्मैटिज्म का जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला साक्ष्य हमारे शोध दस्तावेजों में मौजूद है, वो तो सचमुच अविश्वसनीय है। हाँ, आप सिक्कों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गौरी के सिक्कों की। ये स्थिति वैसी है जैसे आज के दौर में कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी किसी स्थानीय कंपनी का पूर्ण रूप से टेक ओवर कर ले। ग्राहकों के गुस्से और असंतोष से बचने के लिए वो पुरानी कंपनी का ही लोगो बाजार में चलने दे। एकदम सही। गौरी ने सत्ता के अधिग्रहण के बाद ठीक यही कूटनीतिक चाल चली। यह मुद्रा शास्त्र और ऐतिहासिक कूटनीति का एक बेजोड़ उदाहरण है। जब मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की तो उसने देखा कि वहां गहड़वाल राजवंश के सोने के सिक्के चलते थे, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी होती थीं। और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं सिक्कों पर आधारित थी। बिल्कुल। एक कट्टर धार्मिक आक्रमणकारी शायद सबसे पहले उन सिक्कों को नष्ट करवाता और अरबी लिपि वाले नए सिक्के थोप देता। लेकिन एक साम्राज्य निर्माता जनता में आर्थिक दहशत नहीं फैलाना चाहता था। तो गौरी ने उसी तर्ज पर सिक्के ढलवाए। हाँ, एकदम उसी तर्ज पर। इन सिक्कों का विवरण, जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दर्ज है, किसी को भी अचरज में डाल सकता है।
इन सिक्कों पर एक तरफ शिव के बैल यानी नंदी की आकृति थी और दूसरी तरफ एक घुड़सवार की। और कुछ सिक्कों पर तो अत्यंत स्पष्ट रूप से हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई थी। सोचिए, एक इस्लामी सुल्तान अपने जीते हुए क्षेत्र में देवी लक्ष्मी की मूर्ति वाले सोने के सिक्के चलवा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, उन पर लिपि अरबी या फारसी नहीं थी। लिपि देवनागरी थी। सिक्कों पर देवनागरी लिपि में बाकायदा पृथ्वीराज और एक तरफ मोहम्मद बिन साम, जो कि गौरी का असली नाम था, वो गुदा हुआ था। मतलब ये तो गजब की कूटनीति है। इसके अलावा कुछ सिक्कों पर संस्कृत भाषा में भी लेख मिले हैं। ये समझना आवश्यक है कि ये कोई अचानक से जागी धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। ये विशुद्ध रूप से कूटनीति थी। बिल्कुल। ये स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने का तरीका था कि भले ही सत्ता के शीर्ष पर शासक बदल गया है, लेकिन तुम्हारा दैनिक जीवन, तुम्हारा व्यापार और तुम्हारी मुद्रा वैसी ही रहेगी। यह विद्रोह की चिंगारी को कुचलने और एक स्थायी सत्ता की नींव मजबूत करने की एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। लेकिन यही एक ऐसा विरोधाभास है जो इतिहास को बेहद पेचीदा बनाता है। हाँ, और वो विरोधाभास बहुत ही दर्दनाक है। एक तरफ वो शासक जो व्यापार और कूटनीति के लिए देवी लक्ष्मी के सिक्के ढलवा रहा है, और दूसरी तरफ उसी के साम्राज्य का एक ऐसा क्रूर और वीभत्स चेहरा जिसने ज्ञान और संस्कृति को राख के विशाल ढेर में तब्दील कर दिया। नालंदा का दहन। हम पश्चिम में गौरी की कूटनीति देखते हैं, लेकिन पूरब में 12वीं सदी के अंत में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने मानव सभ्यता को सदियों पीछे धकेल दिया। गौरी के आदेश और उसके सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का दहन। इतिहास के पन्नों से उस राख की गंध आज भी महसूस की जा सकती है। सच में ये बहुत ही दुखद था। बख्तियार खिलजी ने जब बिहार के क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को एक सैन्य किला समझने की भूल की, या शायद ये उसका सिर्फ एक बहाना था। वहां निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। और फिर उस विशाल ज्ञान भंडार, उस पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी गई। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। ये कई बहुमंजिला इमारतों का समूह था, जिसमें आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन शास्त्र की 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। बाप रे, 90 लाख पांडुलिपियां! ये कल्पना से भी परे है। दस्तावेज बताते हैं कि पुस्तकों का वह संग्रह इतना असीम था कि आग लगाने के बाद वो पूरे 6 महीने तक धधकती रही। 6 महीने तक उस ज्ञान मंदिर से धुआं उठता रहा। सदियों का संचित ज्ञान हवा में राख बनकर उड़ता रहा। यह महज इमारतों का जलना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता की स्मृति का मिट जाना था। लेकिन इस अकल्पनीय विनाश के पीछे जो कारण कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है ना, वो इस त्रासदी को और भी अधिक अजीबोगरीब बना देता है। हाँ, ये कारण इंसानी अहंकार और मनोवैज्ञानिक जटिलता की सबसे काली तस्वीर पेश करता है। असल में हुआ क्या था? स्रोतों के अनुसार बख्तियार खिलजी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसके अपने सभी हकीमों और चिकित्सकों ने हार मान ली थी, मृत्यु निश्चित लग रही थी। तब एक हिंदू वैद्यराज राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। लेकिन खिलजी का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने शर्त रखी कि वो किसी भी काफिर या हिंदू वैद्य की दी हुई कोई दवा नहीं खाएगा। मतलब मरना मंजूर है लेकिन दवा नहीं खाएगा। ये तो एक वैद्य के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया होगा। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जानते थे कि अगर खिलजी की जान गई तो उनका सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बहुत ही असाधारण और चतुर तरीका निकाला। क्या किया उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य औषधीय लेप लगा दिया। उन्होंने खिलजी से कहा कि वो रोज इस पवित्र पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ें। खिलजी जब पन्ने पलटता तो उंगलियों को जीभ पर लगाता और अनजाने में ही उस दवा को ग्रहण कर लेता। अरे वाह! कुछ ही दिनों में खिलजी मौत के मुंह से बाहर आ गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तो यहाँ से वो विडंबना जन्म लेती है जो इतिहास को कलंकित करती है। जिस वैद्य ने और जिस ज्ञान ने उसे मृत्यु से बचाया, खिलजी ने उसी का विनाश क्यों किया? इतिहासकार इसके पीछे मुख्य रूप से 2 मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं। पहली मान्यता विशुद्ध रूप से अहंकार और प्रतिशोध की है। अहंकार किस बात का?
जान तो उसी ने बचाई थी। अपनी स्वयं की चिकित्सा पद्धति के विफल होने और एक गैर मुस्लिम वैद्य की श्रेष्ठता को देखकर खिलजी भयंकर हीन भावना से भर गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इन लोगों के पास इतना श्रेष्ठ ज्ञान कैसे हो सकता है। इसी ईर्ष्या ने उसे नालंदा को जलाने के लिए प्रेरित किया। और दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता ये भी है कि जब खिलजी नालंदा के उस विशाल पुस्तकालय में गया तो उसने वहां अपने धर्म ग्रंथ कुरान की मांग की। जब उसे बताया गया कि इस पुस्तकालय में वो पुस्तक नहीं है तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने सब कुछ भस्म करने का आदेश दे दिया। कारण जो भी रहा हो, परिणाम था उस ज्ञान का पूर्ण विनाश जो शायद मानवता को नई दिशा दे सकता था। कूटनीति, प्रतिशोध और विध्वंस का ये जो निरंतर चलने वाला खूनी पहिया था, इसे एक दिन खुद मोहम्मद गौरी को भी कुचलना था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर खुद उसी में गिरता है। वही बात है। जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत अंधेरी कैद और हत्याओं के खौफ से हुई थी, उसका अंत भी कुछ ऐसा ही होना तय था। हम आते हैं वर्ष 1206 ईस्वी पर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के इर्द गिर्द भी उतनी ही कहानियां और मिथक बुने गए हैं जितने पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके युद्धों को लेकर। मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जहां भावनाओं के आधार पर गढ़े गए मिथक अक्सर यथार्थ से टकराते हैं। हाँ, भारत की लोक कथाओं और कुछ काव्यात्मक संस्करणों में शब्दभेदी बाण की एक अत्यंत प्रसिद्ध किंवदंती है। इसके अनुसार गजनी में बंदी बनाए गए और अंधे कर दिए गए पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजकवि चंद बरदाई के निर्देशों का अनुसरण करते हुए केवल आवाज की दिशा सुनकर ऐसा अचूक तीर चलाया कि मोहम्मद गौरी वहीं मारा गया। ये एक भावुक और काव्यात्मक न्याय की कहानी है जो सदियों से सुनाई जाती रही है। लेकिन जब हम 1206 ईस्वी के समकालीन फारसी दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर देखते हैं तो सच्चाई इस काव्यात्मक न्याय से कोसों दूर नजर आती है। ऐतिहासिक वास्तविकता कहीं अधिक क्रूर और सांसालिक है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी भारत में कुछ विद्रोहों को कुचलने के बाद वापस अपनी राजधानी गजनी लौट रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ? उसने सिंधु नदी के किनारे दमक नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया था। उसी रात के गहने अंधेरे में कुछ शिया विद्रोहियों, जिन्हें इस्माइली भी कहते हैं, और स्थानीय हिंदू खोखर समुदाय के लड़ाकों ने एक बहुत ही सुनियोजित और घातक हमला किया। रात के अंधेरे में हाँ, उन्होंने पहरेदारों को चकमा देकर शिविर में प्रवेश किया और मोहम्मद गौरी की चाकू और खंजरों से निर्मम हत्या कर दी। बाप रे। मतलब ये एक सीधा प्रतिशोध था। बिल्कुल, उन भयंकर क्रूरताओं का प्रतिशोध जो गौरी ने खोखरों और विद्रोहियों पर की थी। उसके लहूलुहान शव को वहां से ले जाकर गजनी में दफनाया गया। तो जिस व्यक्ति ने अपना आधा जीवन तलवार के जोर पर दूसरों के तंबू उखाड़ने और हत्याएं करने में बिताया, उसका अपना अंत भी रात के अंधेरे में खंजरों के वार से हुआ। और गौरी की मृत्यु के साथ ही उस सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। हाँ, इतने दशकों तक खून बहाकर जो एक विशाल साम्राज्य उसने भारत से लेकर अफगानिस्तान तक खड़ा किया था, उसका क्या हुआ? क्योंकि दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गौरी का अपना कोई जैविक पुत्र या सीधा उत्तराधिकारी तो था ही नहीं। और ठीक इसी शून्य से भारत के इतिहास की धारा ने हमेशा के लिए अपना मार्ग बदल लिया। एक शक्तिशाली शासक के बिना विरासत का बंटवारा और विघटन तुरंत शुरू हो गया। तो गजनी और अफगानिस्तान वाले हिस्से का क्या हुआ? पश्चिम में अफगानिस्तानी क्षेत्र यानी गजना और गोर का जो उसका मूल साम्राज्य था, जहां से वो निकला था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ताश के पत्तों की तरह? हाँ, ख्वारिस्मी साम्राज्य ने उन कमजोर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1215 के आते आते मोहम्मद गौरी का साम्राज्य उसकी अपनी ही मातृभूमि से पूरी तरह और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन भारत में? हाँ, भारत में कहानी एक बिल्कुल ही नया और अप्रत्याशित मोड़ ले रही थी। बिल्कुल। भारत में गौरी के विजित क्षेत्रों का नियंत्रण कोई खून का रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसका सबसे योग्य और प्रिय तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल रहा था। एक गुलाम के हाथों में सत्ता। हाँ, गौरी के मृत्यु के बाद ऐबक ने समझदारी दिखाते हुए खुद को गजनी की राजनीति से पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया। उसने लाहौर और दिल्ली को अपना केंद्र बनाया और इसी के साथ इतिहास में स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली, जो अब तक महज एक महत्वपूर्ण शहर था, वह अब एक नए शक्तिशाली और सदियों तक टिकने वाले इस्लामी साम्राज्य का राजनीतिक हृदय बन गया। एक गहरा और अथक सफर जो जहान सोस की उस सीलन भरी कोठरी से शुरू होकर
तराइन के रक्तरंजित मैदानों से गुजरता हुआ दमक के उस अंधेरे शिविर में खंजरों के वार पर खत्म हुआ। आज इन दस्तावेजों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास में कोई भी व्यक्तित्व पूरी तरह से एक आयामी नहीं होता। बिल्कुल, गौरी महज एक लुटेरा नहीं था और न ही कोई महान नायक। वो अपनी परिस्थितियों की उपज था, जिसमें एक कैद से निकले कैदी का खौफ था, एक सेनापति की क्रूरता थी, सिक्के ढलवाने वाले एक राजनीतिज्ञ की समझ थी और नालंदा जलाने वाले एक आक्रामक तंत्र का अंधापन था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इन सारे दस्तावेजों को समेटते हुए इतिहास की जो सबसे बड़ी विडंबना उभर कर आती है ना, वो विचार करने योग्य है। वो क्या? जिस मोहम्मद गौरी ने एक स्थायी साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, खून की नदियां बहा दी, उसकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों के भीतर उसकी अपनी ही मातृभूमि में उसका नामो निशान तक मिट गया। उसका अपना कोई वंशज नहीं बचा। और जिस जमीन को उसने जीता, वहां की कहानी कुछ और ही थी। बिल्कुल, जिस जमीन को उसने बाहर से आकर जीता, जिस उपमहाद्वीप में उसने तबाही मचाई, वहां उसके अपनों ने नहीं बल्कि उसके खरीदे हुए एक गुलाम ने एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक भूगोल को आकार दिया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मजाक सा लगता है। हाँ, क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि इतिहास बनाने वाले अक्सर वो नहीं होते जो रेशमी बिस्तरों और सिंहासनों पर जन्म लेते हैं, बल्कि अक्सर वो होते हैं जो गुलामी की बेड़ियों से निकलकर स्वयं ही राजमुकुट छीनने का साहस जुटाते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो 12वीं सदी के उन खंडरों से निकलकर आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है।